हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अजहर आज एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं सीटेट के पेपर 2 यानी साइंस और मैथ वाले के क्वेश्चंस को, और उनमें से सिर्फ हम आज साइंस का सेक्शन जानेंगे। उसमें से 30 क्वेश्चन जो होंगे उनको हम लोग एनालिसिस करेंगे। आपको बता दें कि सीटेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर संभल कर बनाना बड़ा ज़रूरी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यही सबसे बड़े बच्चे गलती कर देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, मार दो जो होगा, है ना। तो अगर आप एक सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो सभी को आता है लेकिन सही से पढ़ना नहीं सभी को आता है। तो चलिए हम लोग वही तरीके फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को एक एक को एनालिसिस करेंगे। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक से आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ऑल द टेस्ट अपडेट आपके तक पहुँचते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 61 है, उसमें से कहा गया क्या, देखिए ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा मिलान का निरूपण सही निरूपण करता है? यानी आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी डी करके दिया हुआ है और राइट साइड में आपका 1 2 3 करके दिए हुए हैं। आपको मिलान करना, ये तो बच्चों का खेल है ना, ऐसा नहीं है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ए में कहता है कि हेल्प्स इन द, सॉरी इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। कहता है हम्म helps helps in the movement of body by contraction and relaxation। यानी सिकुड़ कर और इस शिथिल होकर, है ना, सिकुड़ कर और शिथिल होकर, इसका शिथिल का मतलब फैल कर, है ना, आराम रिलैक्स हो जाना, वो होकर कौन आपको हेल्प करता है आपके शरीर को, बॉडी को मूवमेंट करवाने में, है ना। क्या कार्टिलेज करवाता है, मसल्स करवाते हैं, रिब्स केस करवाते हैं, बोन्स करवाते हैं, है ना। उसके बाद कहता है हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन। एक ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जो आपके क्या बोलते हैं, कंकाल का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं वो हड्डी की बात कर रहा है ना। तो आपका बी किस में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। ठीक है। और ये जो आपका मसल्स जो हैं आपको मदद करते हैं किस में, आपकी बॉडी को मूवमेंट करने में, यानी रिलैक्स होते हैं। मसल्स का मतलब मांसपेशियां होता है, जो पेशी आपके पैरों में है ना, आपके हाथों में है, पूरे शरीर में पेशियां ही हैं। वो पेशियां क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। इससे आपका शरीर क्या करता है, मूवमेंट करता है ना। एक जगह से सिकुड़ कर शिथिल होता है, ये उपास्थि के कारण ही नहीं, सॉरी, पेशी के कारण ही होता है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए का चला जाएगा किस में, 2 में चला जाएगा, और बी का किस में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए कहाँ पर है, ए का 2 पहले, है ना। तो और हमको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ए का क्या लिखा हुआ है, 1, ये तो नहीं होगा, है ना। ए का हम लोग 2 देखेंगे, ए का यहाँ लिखा हुआ है 2, हो सकता है ये होगा। 3 का देखो, ए का 2 है क्या, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 में ए का 4 है, ये भी गलत हो गया। आपके पास मिला जुला के ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। यानी ए का 2 होगा, बी का 4 होगा और सी का 1 होगा। यानी जो आपका स्केल्टन का जो पार्ट होता है जो कि मुड़ सकता है, उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। यानी हड्डियों का जो आपका एक ऐसा पार्ट होता है जो आपका मुड़ सकता है, उसको कार्टिलेज कहा जाता है ना। उसे उपास्थि कहते हैं। अस्थि अलग है और उपास्थि अलग है। अस्थि हड्डी होता है, जो आपका हार्ड स्ट्रक्चर होता है, पूरे शरीर का स्केलेटन का कंकाल का निर्माण करता है ना। और कार्टिलेज जो होता है, उपास्थि जो होता है, ये क्या होता है, जो ऐसा स्केलेटन जो मुड़ सकता हो, है ना। अब देखिए, ज्वाइंस द चेस्ट बोन एंड बैक टुगेदर फॉर्म अ इनक्लोजर। यानी आपका जो पीछे वाला भाग है ना, बैक वाला पीठ जिसको वक्ष भाग कहते हैं, उसकी अस्थि, है ना, और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना कौन करता है। तो आपको बता दें कि इसका आ जाएगा आपको कौन सा, 3 3, आपका डी का 3 हो जाएगा। यानी क्या, पसली पिंजर, है ना, इसको कहते हैं रिब कैच। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 62 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना, सेक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स। यानी कौन सा आपका ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स का मतलब होता है आपका ग्रंथि, है ना। आपके शरीर में आपके बहुत सारे ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है भाई, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना। शरीर में पूछा गया सवाल में कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो आपका क्या बोलिए होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है,
थायराइड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है। पेनक्रियाज जो है यहाँ से आपके क्या कहते हैं उसको, अब उपापचयी जो रस होते हैं, बाइल जूस जो होते हैं, है ना, वो आपका पेनक्रियाज से बाहर आता है। और पिट्यूटी जो होता है, पिट्यूटी से आपका 2 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। आपका पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा होता है आपका शरीर में। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, यहाँ से एक ही तरह का हार्मोन निकलते हैं। तो आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा, 2। पिट्यूटी यानी पीयूष पीयूष ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जिससे 2 तरीके के हार्मोन निकलते हैं, है ना। 2 से ज़्यादा बात करो, है ना, 2 ही नहीं, 2 से ज़्यादा हार्मोन निकलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63। सो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा बात कहा गया वो जो सही है। अब एक बात बताइए, जितने भी मेटल्स हैं सॉलिड होंगे, हो ही नहीं सकता यार। अगर हम बात करें किसका, Hg का बात करें, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। पारा भी तो मेटल है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल होता है, जो किस में रहता है मेरा, किस में रहता है वो, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो सभी धातुएं ठोस नहीं होती है ना। उसके बाद कहता है ऑल मेटल्स हार्ड, ऑल मेटल्स हार्ड। क्या सभी मेटल्स हार्ड होंगे? नहीं, मैंने कहा कि अभी ये लिक्विड होता है, तो लिक्विड हार्ड थोड़ी ना होता है, तो सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, है ना। हार्ड होते हैं मेटल्स, लेकिन सभी हार्ड नहीं होते हैं। अब ऑप्शन नंबर क्या कहता है, ऑल मेटल्स आर गैसेस। अब देखो मेटल्स गैस कैसे बन सकता है सर, मैंने कहा कि मेटल लिक्विड हो सकता है, एक जो आपका Hg पारा है ना, तो गैस नहीं हो सकता। तो आपका सही कौन सा है, लास्ट हो जाएगा। क्या कहता है लास्ट ऑप्शन, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है ना, जिसको तार के रूप में बदला जा सकता हो, है ना, जिसको पीट कर तार के रूप में बदला जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास नॉन मेटल से लकड़ी है, उसको पीट पीट के आप तार के जैसा पतला कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सही बात है, वो नॉन डक्टाइल होता है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 का। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है, वाई इज अ मैन मेड फाइबर। आपको पता होगा फाइबर 2 तरीके का होता है, एक होता है मैन मेड फाइबर। फाइबर का मतलब होता है, आपका जानते हैं ना, फाइबर जिसको रेशा कहते हैं, है ना। रेशा, जैसे कि ऊन भी एक रेशा है, ठीक है, आपका जूट भी एक रेशा है, तो नायलॉन वगैरह हो गया। तो इसमें से क्या कहता है कि वाई जो है एक मैन मेड है। मैन मेड मतलब जिसको ह्यूमन ने बनाया, है ना। अब सिल्वर इसका नाम सुने होंगे, क्या कहते हैं उसको, सूती का नाम सुने होंगे, रेशम, रेशम, वो भी एक क्या आपका नेचुरल फाइबर है। मैन मेड फाइबर नहीं है, वो मानव निर्मित नहीं है ना। तो वाई जो है एक मैन मेड फाइबर है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है एक नेचुरल रिसोर्सेज से, है ना। व्हाट कुड बी वाई, यानी एक ऐसा मैन मेड फाइबर का नाम बताइए जो नेचुरल सोर्स से लिया गया हो, प्राकृतिक स्रोत से लिया गया हो, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, रेयॉन। रेयॉन एक ऐसा है जिसको आपको पता होना चाहिए कि रेयॉन जो है, रेयॉन ये एकदम सिल्क का एकदम हूबहू होता है, लेकिन आर्टिफिशियल होता है। सस्ता होता है, लेकिन सिल्क के हूबहू, यानी इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है ना। बहरूपिया है सिल्क का, रेयॉन। अब बात करते हैं हम लोग, आपका हो गया 64 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, है ना। अब बात करते हैं हम लोग 65 का। क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोग का क्या कहता है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। आप सबको पढ़िए, है ना। अब बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है, देखने से डर मत जाना। सबसे पहले यहाँ कहता है कैलिफोरिक, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको आपका जानिएगा कि कोई भी फ्यूल होता है, फ्यूल उसको कहते हैं जो आपका जलने के बाद वो हीट और लाइट देता है, उसको फ्यूल कहा जाता है। और उसका देखो फ्यूल को जो अमाउंट होता है ना, यानी वो कितना एनर्जी हीट रिलीज कर रहा है, उसको उसमें का मान कहते हैं, है ना, उष्मा का मान कहते हैं, उसको कहना कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। और उसका स्टेट बताया है वो किस अवस्था में है ना, और वो कितना टेम्परेचर इग्निशन कर रहा है, जिससे कि ज्वलन ताप कितने हाई टेम्परेचर पे ज्वलन कर रहा है या लो टेम्परेचर पे ज्वलन कर रहा है ना। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो अब यहाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा, विच इज बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। अब देखिए आपको घरेलू आपका ईंधन के रूप में सबसे बेस्ट कौन है, सबसे अधिक उपयुक्त कौन है। तो घरेलू उपयुक्त के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा कहने का मतलब क्या है कि उसको उच्च तापमान हो, उच्च तापमान हो, है ना। और उच्च तापमान होने के बाद क्या होना चाहिए उसका, यानी उसका ज़्यादा जलना चाहिए, ऐसा नहीं। अरे घरेलू के लिए हमको मॉडरेट मध्यम चाहिए। आपको फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए ना, तो फैक्ट्री वगैरह में आपको हार्ड चाहिए, जिसमें से ज़्यादा आपको कैलोरीफिक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, उसमें मान का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ना। तो यहाँ पर आपका सही क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, मॉडरेट। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 65 का, है ना। 3 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये सी, यानी आपका कैलोरीफिक वैल्यू आपका मॉडरेट हो, है ना। और उसका जो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर है, यानी जो उसका ज्वलन ताप है, वो भी मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट मतलब मध्यम, मध्यम मतलब मीडियम,
ज़्यादा ना हाई ज़्यादा ना लो, है ना। और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसेस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है, देखिएगा 66 में, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर एरिया आर रिलेटेड टू एज। अब देखिए, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा, उसको कहते हैं विलुप्त प्रजाति, है ना। उसे क्या कहा जाता है, विलुप्त प्रजाति कहा जाता है, ऐसा नहीं, उसको कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। क्या कहते हैं उसे, विशेष क्षेत्रीय स्पीस कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है, यानी उसको इंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है यहाँ पर कि स्पेसीज ऐसे प्रजाति, ऐसे स्पीसीज जो रेस्ट्रिक्टेड होते हों पार्टिकुलर एरिया में, यानी कुछ निश्चित क्षेत्र में निश्चित पाए जाने वाले प्रजातियों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका उसको एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है विशेष क्षेत्र, यानी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीसीज को विशेष क्षेत्रीय कहते हैं, यानी एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 67 जो है, यहाँ बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा। मेटल्स एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई। अब देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से विस्थापन अभिक्रिया आप पढ़े होंगे क्लास 10 में। उसमें से विस्थापन में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर आयंस, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या कहता है, मेटल जो एक्स है ना, वो मेटल वाई को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है ना। मेटल मेटल वाई को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अब क्या कहता है, देखिएगा, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट इट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड। अब देख बात है, एक्स क्या कर रहा है, वाई को हटा रहा है, लेकिन एक्स ना जेड को नहीं हटा पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है ना, वाई से तो ज़्यादा पावरफुल है लेकिन जेड से पावरफुल नहीं है। अब सिंपल सा ऐसा वाला क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है, आपको याद रखिएगा। ये अपनी डेली लाइफ से ले लीजिएगा। मान लीजिए दो लड़का है, एक बहुत मोटा है ना, बहुत ताकतवर, मान लीजिए बहुत ताकतवर है ना, और एक छोटा सा लड़का है। कहने का मतलब क्या है, और एक ऐसा है कि और एक बहुत बड़ा ताकतवर है, ऐसे। तो एक बात बताइए, ये जो एक्स है ना, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। एक बात बताइए, एक्स वाई को इसके जगह से उठा के फेंक देगा कि नहीं, फेंक देगा। लेकिन ये एक्स क्या वाई को हटा पाएगा, नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स जो है वाई से तो पावरफुल है लेकिन जेड से पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स जो है ना, एक्स वाई को हटा देता है। देखिए, एक्स डिस्प्लेस कर देता है वाई को, है ना, बट जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। इसका मतलब क्या, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपको बताने हैं, अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, यानी जो ज़्यादा अभिक्रिया जो कर रहा है ना, वो आपका कौन सा धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 67 का 3 हो गया, है ना, यानी आपका जेड आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है ना, तो आपका जेड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, लाइट रेज, ये आपका लाइट चैप्टर से पूछा गया है। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल इन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द कंप्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। डिफ्यूज्ड मैनर, है ना, डिफ्यूज का मतलब छितरा जाना, एक पार्टिकुलर मैनर से नहीं होता है, पूर्णतः सही ढंग से नहीं होता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द, है ना। अब देखिए, आपका क्या कहता है, एक लाइट है, वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्लेक्ट करता है, और वो कंप्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर में होता है। तो ये डिफ्यूजन का पार्ट है ना। और कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या आप कह सकते हैं कि इमेज कैसा बनेगा, आप उसके नेचर को बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा बनेगा, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको हम लोग नहीं बता सकते, यहाँ नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, है ना। ये डिफ्यूजन में इमेज उमेज नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 68 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। डिफ्यूज्ड मैनर में बोलेगा तो आपका इमेज नहीं बनेगा, बस याद रखिएगा, है ना। बीम की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, तो नहीं बनेगा आपका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। अब देखिए, एक बात बताइए, यहाँ भी लाइट चैप्टर से ही पूछा गया है ना, कि इन ऑर्डर टू स्लाइड ह्यूज बॉक्स, सॉरी, इन लाइट चैप्टर नहीं है इसलिए मैंने सॉरी कहा। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्सेस हो जाएगा, है ना। एक बात बताइए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है ना, कि रेशमा एक लड़की है ना, वो अपने कमरे के फर्श पर रखे किसी बड़े से विशाल बॉक्स को घिसकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे ज़्यादा बल लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर
अब हम लोग एक सिचुएशन पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। सबसे पहले वो कमरा है तो उस कमरे में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बड़ा सा, और यहाँ पर ज़मीन है। यहाँ पर रेशमा चलो मानो मान लो खड़ी है। अब इस पे ये फोर्स लगा रही है ऐसे, है ना, इसको खिसकाना है। तो एक बात बताइए, इस जब कोई वस्तु रेस्ट में होता है ना, इस रेस्ट के स्टेट में होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं, है ना। और यहाँ पर जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। आपको पता होगा फ्रिक्शन को घर्षण कहा जाता है। और फ्रिक्शन जो है ये आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद रोटेशनल फ्रिक्शन होता है। ये इस तरह से फ्रिक्शन के टाइप होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को जिस तरह से कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को आप घुमा घुमा के ले जा रहे हो, यदि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन जब अब ये स्टेट में है यार, ऐसा ही इधर से ही फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे खिसकेगा ये, तो इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के विरुद्ध आप फोर्स लगाओगे, यानी फ्रिक्शन काम करेगा इधर तो आप फोर्स लगाओगे उधर। तो ये अगर आपका ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट को आप खिसका नहीं पाओगे। लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके ऑपोजिट लग रहा है, इससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा इसमें। अब देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना। 69 का फर्स्ट हो जाएगा। 70 की बात करें 70 का, तो 70 क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कुछ बातें बताई गई होंगी, देखिए आप पता लगाइए कि कौन सा सही है। फर्स्ट कहता है द लोअर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इच पिच। अब एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पिच का, है ना। पिच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं हम लोग ये बात करेंगे, है ना, एक अलग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेकिन बता दे इतना सिंपल सा कि साउंड जो होता है ना, ये एक वेव की तरह ऐसे मूव करता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्रेशन, और इसको कहते हैं रेयरफेक्शन। इसको कहते हैं कॉम्प्रेशन, इसको कहते हैं रेयरफेक्शन, यानी संपीड़न विरलन। संपीड़न विरलन। तो दो संपीड़नों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए, ये जो पार्ट है ना, एक सर्कल बनाने में, ये वाला पार्ट लगाने में जितना समय लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और इसका आवर्तकाल का अगर व्युत्क्रम कर देते हैं तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। यानी जितना समय लग रहा है उसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सबसे पहले मैंने कहा कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा ना तो पिच ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। तो ये बात गलत हो गई। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच का। यानी आपका जो आवृत्ति है ना, वो तारत्व का उच्च होता है ना। अगर तारत्व ज़्यादा होगा तो आवृत्ति ज़्यादा होगा, आवृत्ति ज़्यादा होगा तो तारत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत कह रहा है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का। कहता है द लाउडनेस, लाउडनेस जो होता है ना भाई, वो आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे नहीं, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अ, उसको आलम भी या कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो वो लॉर्डनेस जो डिपेंड करता है, ये लॉर्डनेस डिपेंड करता है आपका किसका, एम्पलीट्यूड पर, है ना। एम्पलीट्यूड का मतलब वेव का कितना ऊंचाई है ना, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर मान लो ऐसे एक वेव जा रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन एक ज़्यादा है, तो ये अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब लॉर्डनेस। आपने कभी अक्सर देखा होगा, है ना, कि आप जब वॉइस रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल में, तो आप ज़्यादा जोर बोलोगे ना, देखना ये वाला ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये इस तरह से करेगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ऐसे होगा। समझ रहे मेरी बातें। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि यहाँ पर आपका लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, है ना। किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ कह रहा है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ना आता है, फ्रीक्वेंसी से पिच आता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अब देखिए कहता है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, सही बात है, यही गलत हो गया, है ना। ये मतलब ये सही हो गया, ये सही बात बोल दिया, है ना। क्या बोल दिया कि साउंड बिना मीडियम का नहीं जा सकता है। वैक्यूम उसको कहते हैं जहां पर, निर्वात कहते हैं इसे, है ना। तो जहां पर आपका कोई माध्यम नहीं होगा वहां पर साउंड नहीं जा सकता है ना। तो ये सही बात है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। और एक बात, ऑप्शन नंबर 4 ये तो एकदम गलत है। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। देखिए मैंने कहा कि एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन होता है इसका लाउडनेस, और पिच से डिटरमाइन होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से पिच होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये साउंड चैप्टर सा था। आप क्लास 9 की बात करें, साउंड चैप्टर एक अलग है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 का। तो आपका 70 का क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर हो गया, थर्ड हो गया, है ना। अब 71 की बात करते हैं। 71 क्या कहता है, 71 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट
सेट्स कंप्राइजेज लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी नीचे दिए गए बहुत सारे आपके सेट्स हैं लिक्विड्स के, द्रवों के, और उनमें से सबसे क्या कहते हैं, विद्युत के हीन चालक जिसको कहते हैं, पुअर कंडक्टर। तो आपको याद रहना चाहिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर वही होगा जिसमें एसिडिटी, हाइड्रोजन आयन का मात्रा ज़्यादा होगा, है ना, यानी वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका अम्ल ज़्यादा होगा तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज़्यादा करेगा, विद्युत का साथ चालक बहुत अच्छा होगा। आपको क्लास 10 में याद होगा कि आपको एक सवाल पूछा गया होगा कि वर्षा जल यानी जो आपका एसिड रेन है ना, अम्लीय वर्षा जो है एसिड रेन है, वो आपका विद्युत का चालन करता है, जबकि आपका जो नल यानी टैप वाला वाटर होता है, नल का वाटर, या आपका आश्रित जल जिसको न्यूट्रल वाटर कहा जाता है ना, वो नहीं करता है। तो ऐसा क्या कारण, तो कहीं ना कहीं एसिड रेन में तो एसिड है ना भाई, और एसिड रहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर 71 की बात करें तो 71 में फर्स्ट क्या कहता है देखिए, पुअर कंडक्टर बोला है, हायर कंडक्टर नहीं। देखिए पुअर कंडक्टर टेप वाटर, शैम्पू, हनी, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर। थर्ड क्या था, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर। अब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका क्या करेगा, वो वाट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर सकता है। मान लीजिए हम मानते हैं कि जो टेप वाटर है ना, मानिए शैम्पू नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, है ना, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये जो टेप वाटर है इसमें तो थोड़ा एसिडिटी होता है भाई, ये तो करेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, देखिए एसिड है कि नहीं, तो ये कर सकता है। विनेगर भी आपका एसिड नेचर में होता है, ये भी करेगा। लेकिन यहाँ पर शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, है ना, डिस्टिल्ड वाटर, ये नहीं होगा, है ना। तो ये सब सभी पुअर कंडक्टर्स हैं, तो आपका 71 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 72 का। 72 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज उसको कहा जाता है ना दोस्तों, जिसमें से कोई नया पदार्थ बनता हो, है ना, जिसमें कोई नई चीज़ की फॉर्मेशन होता हो। जैसे मान लीजिए आपने एक लकड़ी को काटा, लकड़ी इतनी लंबी थी, आपने यहाँ काट दिया, तो क्या ये आपका सोना बन गया, नहीं ना, अरे लकड़ी ही नहीं रहा। तो लकड़ी को काटने से लकड़ी ही रहा, लेकिन लकड़ी को अगर जला देंगे तो वो लकड़ी ही नहीं रहा। तो लकड़ी को जलाने से जो राख बनेगा वो आपका केमिकल चेंज होगा, लेकिन लकड़ी को काट के छोटा करना ये आपका फिजिकल चेंज होगा, जिसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए एक मोम है, मोम आपका मोमबत्ती है, वहाँ से पिघल रहा है तो मोम ही ना है, क्या वो पानी बन गया क्या, नहीं ना, वो फिर मोम बन गया। तो इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। और केमिकल चेंज यहाँ पूछ रहा है कि कौन कौन है जो केमिकल चेंजेज हैं। अब एक बात बताइए, पानी तीनों अवस्था में होता है। पानी को अगर गैस बना दिए तो भी पानी है, आपका लिक्विड बन गया तो भी पानी है, और बर्फ बन गया तो भी पानी है। तो पानी के साथ आप कुछ भी कर दीजिए तो केमिकल चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर क्या कहता है, 72 का फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है हम लोग का, कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप पानी को पिघाल दो, तो ये तो फिजिकल चेंज में आ जाएगा। डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, अभी बात बताइए, पानी में अगर नमक घोल देते हो तो वो फिर से अगर पानी भाप बना के निकाल देंगे ना तो नमक बच जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये फिजिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज नहीं। अब देखिए कुकिंग ऑफ फूड, चलिए खाने को बना लिए, तब फिर खाना से हम लोग चावल नहीं बना सकते, जैसे चावल पक गया तो उस पकने के बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखिए यही काम गड़बड़ कर दिया, पानी को उबालोगे तो वो भी तो पानी ही रहेगा ना। अब लास्ट देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन का जंग लग गया, है ना। बर्निंग ऑफ पेपर, आपका पेपर में आपका आग लग गया, है ना। तो आप देखिए पेपर से अगर आग आग जल के जब राख बन जाएगा तो क्या फिर से आप उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप, है ना। और एक बात बताइए, तो अगर आप खाना खा लिया और वो डाइजेस्ट कर गया, पच गया, तो क्या पचे हुए खाने को फिर खाना बना दोगे, नहीं। तो ये सभी के सभी क्या आपके फोर्थ नंबर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, लोहे का जंग लगना, है ना, भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद पेपर का जलना, ये सब सभी आपके आ जाएंगे। तो आपका 72 का क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब 73 की बात करते हैं। 73 में कहता है कि नीना वाज साइकिलिंग टू द मार्केट, है ना। 74 में क्या क्या 73 में क्या कह रहा है कि नीना जो है ना वो साइकिलिंग कर रही थी टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स, यानी वो जा रही थी, मार्केट जा रही थी और वो क्या ग्रोसरी आइटम्स लेने जा रही थी, है ना, यानी किराने की सामान होता है। ठीक है, तो अब क्या कहता है देखिए, द मार्केट द मार्केट इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम, यानी मान लीजिए इसका घर यहाँ है। आप इसमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नहीं नहीं इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, और इधर क्या हो जाता है आपका साउथ हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम लोग, क्या कहता है कि उसका घर,
है ना। सी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 10 मिनट्स यानी 10 मिनट तक तो उसका स्पीड ये रहता है। ऑन हर वे सी मीट्स हर फ्रेंड, है ना, निखत, एंड स्टॉप्स टू चैट विथ हर 15 मिनट्स। अब देखिए एक बात कहता है वो, स्पीड तो अपना शुरू 15 10 मिनट तक क्या रखती है देखिए। पहले कहता है कि द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे। अब मान लीजिए इसका घर यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ मार्केट जाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 4 किलोमीटर, यानी इसका दूरी है 4 किलोमीटर, ठीक है। और कहता है कि द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम, सी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में वो कितना चल जाएगी बोलो तो 12 किलोमीटर चल जाएगी। यानी इसका डबल ट्रिपल चल जाएगी, यानी ट्रिपल चल जाएगी, है कि नहीं। अरे ट्रिपल चल जाएगी ना, तो 1 घंटा में, तो उसको 1 घंटा का थर्ड भाग लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। टाइम कितना लगेगा अगर वो इसी स्पीड से चली, तो यानी 1 घंटा का थर्ड यानी क्या, 60/3, 20 मिनट में पहुंच जाएगी, 20 मिनट में पहुंच जाएगी वो, है ना। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, वो क्या करती है कि 10 मिनट तक तो वही अपना स्पीड रखती है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना स्पीड वही रखी 10 मिनट तक। मैंने कहा 20 मिनट में पहुंच जाएगी, तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली यानी 2 किलोमीटर, है ना। 2 किलोमीटर चली गई, अब बचा कितना, 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर क्या करते देखिए, निखत उसे मिलती है और स्टॉप्स करती है और उसके साथ 15 मिनट बात करती है। कितना मिनट बात करती है, 15 मिनट बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि सी रिज्यूम्स हर जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और वो अपना जर्नी फिर 8 किलोमीटर पर आवर से शुरू करती है। और व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। अब देखिए यहाँ पर आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल दूरी यानी कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। जिसको हम लोग औसत दूरी कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो आपका याद रहना चाहिए कि जो आपका एवरेज स्पीड आता है ना, एवरेज स्पीड आता है वो टोटल डिस्टेंस ऊपर रखेंगे। तो एक बात बताइए वो क्या की कि नीना साइकिलिंग कर रही थी और उसका द मार्केट कितना था, 4 मीटर अवे फ्रॉम होम, है ना। तो वो 4 किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर गई, है ना। और एक बात बताइए, एवरेज स्पीड, टू एवरेज स्पीड की बात करते हैं, है ना। तो टोटल डिस्टेंस है ना 4 किलोमीटर था, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो 15 मिनट और 10 मिनट, है ना। तो क्या हो जाएगा उसका, 25, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा देर बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 74 को देखते हैं। 74 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर फ्रॉम अ साल्ट एंड वाटर। आपको बहुत अब मेथड पढ़े होंगे, क्लास 9 में आप मेथड पढ़ते हैं, उन मेथड में से कौन एक अच्छा मेथड नहीं है जिसमें से आप सॉल्ट और वाटर को अलग नहीं कर सकते हो, है ना। सॉल्ट एंड वाटर को अलग करने का सही तरीका नहीं है ना। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले कहता है निस्तारण, निस्तारण, आसवन, है ना। उसके बाद निस्यंदन जिसको बोलते हैं, उबालना, ठीक है। तो उबाल के तो हम लोग आराम से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उबाल के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 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 यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो निस्तारण, निस्यंदन, आसवन, तो यहाँ आसवन विधि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आसवन विधि से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। अगर आपका प्रतिबिंब बनाना है ना, छाया बनाने की परिघटना को अगर आपको दर्शाना है, तो कौन कौन सा आप एक्सपेरिमेंट बता सकते हो। सबसे पहले कहता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सही बात है ये, है ना। लाइट ट्रेवल्स एट अ हाई स्पीड, ये मुझे ये सही नहीं लग रहा है कि लाइट हाई स्पीड से चलता है ना। लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, ये आप प्रैक्टिकल से करवा सकते हो, ये प्रैक्टिकल से करवा सकते हो, है ना। यानी स्ट्रेट लाइन में जाता है तो इसके लिए क्या करोगे, एक टेढ़ी पाइप ले लोगे, एक सीधी पाइप ले लोगे, और बता दोगे कि किस में हम लोग कैंडल के लाइट को देख सकते हैं। क्लास 8 में एक एक्सपेरिमेंट है ना। उसके बाद कहता है लाइट डज नॉट पास थ्रू ऑपेक ऑब्जेक्ट, नहीं पास करता है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि 75 में अगर आपको प्रैक्टिकल करवाना है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं आप ये दो चीज़ करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप नहीं करवा सकते हो, ये वाला, है ना, कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप ये वाला जो है ना
तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एक्सप्लेन किया जा सकता है शेडो फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर, है ना। तो एक बात बताइए, शेडो फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे जहाँ पर छाया बनने की बात होगा। तो सबसे पहले देखिए, तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पहला वाला में लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये चीज़ तो हम लोग करवा सकते हैं, है ना। ये चीज हम लोग करवा सकते हैं। ये लास्ट वाला भी कर सकते हैं हम लोग, लाइट डज नॉट पास थ्रू अ क्या ऑपेक वॉस, यहाँ तो इमेज बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा डी और क्या ए हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, वहां से सही स्टेटमेंट पता लगाना। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन द सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द क्ले सॉइल। अब देखिए मिट्टी से पूछ दिया ना, तो थोड़ा मिट्टी से भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका बलुआ जो मृदा होती है उसमें महीन कणों का जो अनुपात होता है वो चिकनी मृदा की कणों के, है ना, उच्चतर होता है। तो इसका आंसर आपका सिंपल सा हो जाएगा, है ना, 76 का आपका 4 हो जाएगा, है ना। द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द आयरनी सॉइल्स। यानी जो आपके जो चिकनी मृदा होती है ना, उसमें महीन कणों का जो रेशियो होता है, महीन कण जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो दोमट मिट्टी जो होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है ना। तो महीन कण किस में ज़्यादा होता है, चिकनी मिट्टी में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77 आपका विटामिन से पूछा गया है ना। और ये विटामिन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा विटामिन किस में होता है। अब देखिए यहाँ पर कहता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स काउजेज ब्लीडिंग ऑफ गम, है ना। आपका जो गम्स है यानी जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में खून निकलने लगता है, कौन से विटामिन की कमी के कारण, ठीक है। तो ये एक्स का नाम बताया हुआ है, एक्स में आपका वो विटामिन का नाम बताना है जो आपके गम्स में आपका ब्लीडिंग करवाने का कारण होता है ना। तो आपका कौन सा होता है पहले बताइए तो। ए होगा, यानी देखिए एक्स क्या विटामिन सी होगा, है ना, या आपका विटामिन बी होगा, या विटामिन ए होगा, कौन सा होगा बताइए। ये होगा विटामिन सी, है ना। विटामिन सी के कारण आपके गम्स में आने लगते हैं ब्लड। और दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विटामिन सी है, और ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन बहुत गजब की बात पूछी गई है ना, एकदम स्टेटमेंट लेवल पे है ना। अब देखिए कहता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स, एक ऐसा विटामिन जो एक्स है जो काउजेज होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी मसूड़ों में खून निकलने लगते हैं। और ये जो विटामिन है ना, वो जरूरी होता है किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, एक मिनरल होता है वाई, और वो कौन सा मिनरल है जी, आयरन, है ना। तो विटामिन सी किसको एब्जॉर्ब करता है, वाई को एब्जॉर्ब करता है, और किसको एब्जॉर्ब करता है ना, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसको। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉरी, वाई को एब्जॉर्ब करता है, और वो कौन से फूड में पाया जाता है, तो याद रखिएगा आयरन सिट्रस फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 78 की बात करते हैं। 78 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 78 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस, यानी साइंस का सबसे अच्छा, यहाँ पेडागोजी पार्ट आ गया। तो साइंस का सबसे अच्छा नेचर क्या होता है ना। साइंस का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ये देखिए पेडागोजी पार्ट का एक आंसर लिखने का तरीका ये होता है ना कि हम लोग सबसे बेस्ट को चुनते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला कहता है साइंस इज अ सिस्टमेटिक बिलीव्स, है ना। साइंस आपका क्या सिस्टमेटिक बिलीव्स है, ये बात गलत है। सिस्टमेटिक नॉलेज कह सकते थे लेकिन बिलीव्स नहीं, बिलीव्स यानी आपका ये क्या कहते हैं, ये विश्वासों पे आधारित नहीं होता है, ये आपके प्रमाणों पे आधारित होता है, यानी इसमें फैक्ट्स आपके रिजल्ट्स होने चाहिए, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर क्या कहता है, 2, ऑप्शन नंबर 2 कहता है साइंस इज अ सोशल इन नेचर, है ना। क्या साइंस आपका सामाजिक होता है नेचर में, है ना। क्या सामाजिक नेचर होता है। उसके बाद कहता है साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन दिस वर्क, अरे प्रैक्टिकली होते हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ी होते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज ओनली, ओनली बोल दिया तो गलत हो गया, है ना, कंडक्टिंग रिसर्च, ये गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल वाला, है ना। तो आपका 78 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 79 का। तो 79 क्या कहता है हम लोगों का, इसको इरेज कर देते हैं। 79 कह रहा है हम लोगों का कॉग्निटिव, देखिए कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड, वैलिडिटी इन साइंस कुरिकुलम मीन्स। अब देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 79 में आपका कह रहा है कि कॉग्निटिव वैलिडिटी जो है इन साइंस करिकुलम, है ना, आपका जो आपका विज्ञान की जो पाठचर्या है उसमें जो संज्ञानात्मक वैधता है यानी कॉग्निटिव वैलिडिटी है, उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करवाना, यानी एडेप्टेशन ऑफ द कंटेंट, यानी आप
कंटेंट को उसी अनुसार चूज करते हो जब बच्चे का उसका कॉग्निटिव लेवल जितना होगा, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर अगर आप किसी कंटेंट को आप चूज करते हो कि नहीं ये टॉपिक पढ़ाना, ये टॉपिक पढ़ाना है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉग्निटिव वैलिडिटी कहते हैं साइंस में। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ से पूछा गया है ना, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस क्यूरिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। अगर आप अपर साइंस स्टेज की बात करें, प्राइमरी स्टेज की बात करें, यानी 6 to 8 की बात करें, है ना, या ऊपर की बात करें, तो वहाँ पर आपका साइंस का क्या आपका रिकमेंड करोगे। कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक्ड टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस, कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स, कॉन्सेप्ट शुड बी टाउट फ्रॉम थ्रू क्या डिसिप्लिनरी अप्रोचेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिएगा उसको कहता है अलोंग विथ कॉन्सेप्ट लॉज एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस। अब आपके क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको है ना थ्योरीज वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ 4-5 ऑप्शन के आंसर हो गए हैं, है ना, 4-5 ऑप्शंस दिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आपका सही कौन है ना। आप हायर सेकेंडरी लेवल पर अगर पढ़ाते हो, आप सीनियर में पढ़ाते हो, आप 6 to 8 में पढ़ाते हो, है ना, तो वहाँ पर आप साइंस का क्या लोगे। क्या आप सही बात, एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं हम लोग जो साइंस पढ़ाएंगे उसको डेली लाइफ से जोड़ना जरूरी होता है ना, डेली लाइफ से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम लोग डेली लाइफ से नहीं जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो आपको लिंक होने चाहिए, आपका जो एवरीडे लाइफ होता है, आप एक्सपीरियंस करते हो। देखो रेनबो बनते हुए देखे वहाँ देखें, अरे देखिए वो पत्ता को हिलते हुए यहाँ देखें, मतलब वो डेली लाइफ से जो जुड़े होंगे उस कॉन्सेप्ट उन एक्सपीरियंस के आधार पर ना साइंस पढ़ाओगे। उसके बाद क्या कहता है देखिएगा, उसके बाद कहता है कि कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। आप साइंस पढ़ाओगे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कराओगे, और एक्सपेरिमेंट कराओ के बताओगे ना। अब उसके बाद क्या कहता है कॉन्सेप्ट शुड बी टाउट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब देखिए क्या कहता है, डिसिप्लिन बना के रखो, ये गलत है यार। अलोंग विथ कॉन्सेप्ट लॉज एंड थ्योरीज, ये गलत है। आप लॉज एंड थ्योरीज बच्चा खुद सीखेगा, आप उसको एक्सपेरिमेंट करवाइए और उसके डेली लाइफ, तो आपका ए बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 ए और बी सही हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है, आपका कथन जो है वो सही है साइंस के अकॉर्डिंग्स, है ना, साइंस के अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहता है जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो रिले करते हैं, है ना, पूरा करते हैं, है ना, कल्पना पर विश्वास। देखिए वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये सही बात है। फिर कहता है देखिए ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम्स लो, है ना। तो आपको कहता है कि विच इज ट्रू अबाउट साइंस। ये मुझे तो इसका थोड़ा सा ऑप्शंस में ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा इसका मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ की देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट साइंस। साइंटिस्ट रिले हैवली बिलीव ऑन द इमेजिनेशन, ये गलत है यार, यही होगा, है ना। आपका कहता है ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्ट, है ना, टेस्टेड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ये सही है। व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम्स लॉ, लॉ बन जाता है ना। ठीक है, उसके बाद इन टाइम्स साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ सोसाइटी प्रॉब्लम्स, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 81 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, वही सही नहीं है ना, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन गलत लग रहा है, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू नहीं है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। तो क्वेश्चन नंबर 82 कहता है इशू वाज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क collecting weather reports for a week to identify where issue went wrong from assessment। अब कहता है कि यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट जमा करने के लिए, है ना, व्यक्तिगत यानी पर्सनली उसको एक काम दिया गया, नीचे में दिए गए आंकलन आकलन संकेतों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई, यानी वो कहाँ गलती कर गई। देखिए सबसे पहले कहता है कि सी टेबुलेट्स डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट एवरीडे, यानी हर रोज़ वो क्या करती है कि डेटा आपका नेट से निकालती है, तो ये बात तो गलत है, ये तो गलत हो गया, है ना।
सी अराइव्स अ कंक्लूजन दैट रैन मे और may नॉट बी टेक प्लेस इन द कमिंग वीक। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड में। सी कंक्लूड दैट डिक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इंक्रीज द, है ना, लाइकलीहुड। तो ये बात सही हो गया, है ना। कहता है इशू को एक अपना एक टास्क दिया गया था, उस टास्क में उसको ये पता लगाना था, है ना, कि वेदर रिपोर्ट्स बताना था एक सप्ताह का। आइडेंटिफाई वेयर विशु वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट इंडिकेटर गिवन बिलो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप्स इन द लर्नर। तो ऑर्गेनाइजिंग क्यूज सेशन करवाइए, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स करवाइए, है ना, या आप उसको यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप दीजिए। तो अगर यहाँ कॉन्सेप्चुअल की बात करा तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैप्स दोगे, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। 84 की बात करें। 84 क्या कहता है 84 कह रहा है टू इनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस, है ना। आप विज्ञान को पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न प्रकारों में से सिर्फ एक को छोड़कर क्या अपना सकते हो। तो यहाँ गलत वाला पता लगा, यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, ये गलत हो गया। ठीक है, बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन। अब देखिए लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा तो यूज ही नहीं करना जी, है ना। ध्यान रखिए कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे, ये भी गलत है। उसके बाद कहता है इनवाइट वीमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम, ये बात सही हो गया, है ना। या इंगेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग मिथ। मिथ का मतलब होता है मिथक जो होता है ना, चुगली तुगली करना। स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस, ये गलत है। आप ऐसे लड़कियों को बुलाएं जो साइंस में, है ना, ज़्यादा अचीवमेंट कर लिए, तो उनसे बच्चे क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाएंगे, बच्चे कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 84 का, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कहता है 85 में। 85 में क्या कह रहा है देखिएगा, साइंस टीचर्स नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बिकॉज। अब ज़्यादा डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत होती है ना बच्चों को। क्यों, क्योंकि इट स्टिमुलेट्स, ये ना, ये बच्चे को उत्तेजित करता है, बच्चे को प्रोत्साहित करता है विकास गहन सोच के लिए। सही बात है, ये बात तो सही हो गया। उसके बाद क्या कहता है, इट डायरेक्ट्स स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर, है ना। और अगर आप डाइवर्जेंट को पूछते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तक जाने में मदद करता है, नहीं, है ना। इट हेल्प्स थिंकिंग, डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटजी, सही है, ए और सी सही है ना। डी कहता है इट हेल्प्स इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन द लर्नर, सही है। ए सी डी कहाँ पर आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 का। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यूजिंग यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेशंस इन क्लासरूम, है ना, परमिनेंटली इन्वॉल्व लर्नर्स इन, यानी कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग करते हैं। प्रदर्शन मतलब आप समझ रहे हैं, कोई मॉडल बना के ले गए, है ना। तो आप क्या करते हो उसके लिए, क्या इसके, इसमें इन्वॉल्व्स लर्नर इन, है ना, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर। विजुअल तो इसमें सब आएंगे, है ना, सब के सब आ जाएंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, देखिएगा। कह रहा है कि आप एक डिमॉन्स्ट्रेशंस यूज़ कर रहे हो क्लासरूम में प्रीडोमिनेंटली, है ना। मुख्य रूप से आप प्रदर्शनों को मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करते हैं। तो क्या विजुअल यानी जो देखने में हो, ऑडिटरी लर्निंग, विजुअल लर्निंग ओनली, विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 87 का। तो 87 कहता है गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग ऑफ योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच ऑफ टीचिंग कॉन्सेप्ट डेंसिटी। डेंसिटी को अगर आपको बताना है तो क्या करोगे, सबसे पहले देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।